दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये 29/8/2024 को विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के बच्चे हैं जो पास किए हुए हैं वो बच्चे दे सकते हैं, या जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में अध्ययनरत बच्चे हैं वो भी इसके पात्र हैं दोस्तों। इसलिए ये सुनहरा मौका है, जो बच्चे 12th में अध्ययनरत हैं और जो 12th पास आउट हो चुके हैं वो ये सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं जैसे। और ये 2024 विज्ञप्ति निकली है दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 12 पद हैं, जो 1 से लेके 12 पदों तक जितने भी ये हैं, जैसे यहाँ पर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, यहाँ पर वरिष्ठ सहायक है, यहाँ पर लिपिक ग्रेड सेकंड है, या जमादार ग्रेड सेकंड है, कांस्टेबल है, कनिष्ठ सहायक है, और ये सब पंचायती राज में है। और यहाँ तक कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी यहाँ पर सेकंड ग्रेड लिपिक हैं वो हैं, और कृषि उपज मंडी में जो कनिष्ठ सहायक हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी अगर कोई लिपिक ग्रेड सेकंड है, और राजस्थान प्रदूषण बोर्ड में भी कनिष्ठ सहायक है। ये 12 पद हैं दोस्तों, जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने, यानी इसमें 40% नंबर है वो दोस्तों लाने पड़ते हैं। 40% से ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, और ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ये सभी एग्ज़ामों के जो सभी ये आपको यहाँ पर एग्ज़ाम इन सभी एग्ज़ाम के लिए वो विद्यार्थी एलिजिबल हो जाएगा, यानी योग्य हो जाएगा। और इनके एग्ज़ाम तो दोस्तों बाद में देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा पास आपने नहीं की है तो इनमें से आप एक भी एग्ज़ाम दे नहीं सकते, और अगर वो आपने पास कर लिए तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए आप योग्य हो जाएंगे। तो ये 12th में अध्ययनरत और 12th में कर चुके विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। और इसमें आप मेरे साथ वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहें, और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या पात्रता है, क्या आयु वर्ग है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, कैसे ऑनलाइन फार्म भरना है। आज इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें ऑनलाइन फार्म कैसे भरा जाता है। आप घर बैठे ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखा जाए तो इसमें दोस्तों फिर ये नोट डाल के इन्होंने लिख रखा है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के संबंध में जो सामान्य निर्देश हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, कि समान पात्रता परीक्षा है कि यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेने से मात्र उसे नौकरी की गारंटी नहीं देता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समान पात्रता परीक्षा पास कर ली तो आपकी नौकरी लग गई। आप जो ऊपर मैंने 12 वैकेंसियां बता रखी है उनके लिए योग्य हो जाते हैं समान पात्रता परीक्षा पास करने पर। अगर आप समान पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उसमें आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा दोस्तों, उसमें आप बैठने के योग्य ही नहीं हैं। तो ये एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है जो कि इन सभी में बैठने के लिए है। ये पहला बिंदु इसके लिए समझा रखा है। दूसरा बिंदु है कि समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार दोस्तों लगेगी, हर वर्ष ये लगेगी, और जहाँ से इसका परिणाम आता है उससे एक वर्ष के लिए ये मान्य होगा। जो इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो जहाँ से परिणाम आएगा वहाँ से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। तीसरी शर्त है इसमें कि बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित सभी के अंक हैं वो प्रकाशित किए जाएंगे। ये नहीं है कि पास के अंक प्रकाशित कर दिए गए। और समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या, इसमें आप कितनी बार ही बैठ सकते हो दोस्तों। ऐसे नहीं है कि कोई 4 प्रयास हैं या 5 प्रयास हैं, आप कितनी बार ही इसको दे सकते हो। अगर इस बार आपके नंबर कम आए हैं तो अगली बार आप दे सकते हो, अगली बार पात्र हो जाओगे। तो इस प्रकार ये कितने भी आप नंबर इसमें बैठ सकते हो दोस्तों, कितनी बार। उसके बाद में अगर नीचे देखा जाए तो इसमें प्रमुख चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो आपके योग्य हैं। समान पात्रता परीक्षा में यहाँ पर देखो लिख रखा है कि वह सीईटी में न्यूनतम 40%, ये देखो दोस्तों यहाँ लिख रखा है 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तथापि अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के न्यूनतम अंकों में 5% तक शिथिल है। यानी कहने का अर्थ है जनरल का
और जो ओबीसी में क्रीमी लेयर हैं, ओबीसी है, उनको 40% अंक प्राप्त करना होगा। और जो अनुसूचित जाति यानी SC ST को है वो 35% पास है, 2 नंबर इनमें लाने होंगे दोस्तों। और इनकी छठा बिंदु देखो इसमें दे रखा है, समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होगा जो उस पद पर भर्ती में शासित करने वाली सुसंगत सेवा नियम में होगा। यानी समान पात्रता परीक्षा में आप बैठ जाइए, लेकिन जो 12 भर्तियां दे रखी है उनमें जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आयु संबंधित उसमें जो प्रावधान है, जो अनुभव है, वो वही होंगे जो उन भर्तियों में हैं। जैसे दोस्तों कहने का अर्थ है कि जैसे अपन ऊपर चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि समान पात्रता परीक्षा आपने पास कर ली है, परंतु वनपाल में जो आयु वर्ग है वो अलग हो सकता है, छात्रावास अधीक्षक के जो नियम है वो अलग हो सकते हैं, और लिपिक ग्रेड सेकंड में जो आयु सीमा है वो अलग हो सकती है। तो समान पात्रता परीक्षा तो अपन 18 से लेके 40 वर्ष तक के दे सकते हैं, और कुछ वर्ष में छूट होने के बाद 45 साल तक दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जैसे वनपाल है उसमें आयु है वो अधिकतम आयु वो 40 वर्ष न हो। तो कहने का अर्थ है कि इन सभी भर्तियों में जो नियम हैं वो इन भर्तियों के नियम के आधार पर उनमें आप बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप समान पात्रता परीक्षा दे दी तो सब भर्तियों के लिए योग्य हो जाएंगे। आप योग्य तो हैं, लेकिन आयु के अनुसार अगर किसी में कम आयु है दोस्तों तो आपकी आयु उसके बीच में ही होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ है इन भर्तियों के जो सेवा नियम है उनके तहत ही इन सब में आप बैठ सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में आप इन सभी के योग्य हैं, लेकिन इन सभी के एक अपने अपने जो नियम हैं, अपनी अपनी जो आयु वर्ग से संबंधित है, आयु से संबंधित है, या कोई अनुभव है वो अगर इनमें मांगा जाता है तो आप उन अनुभव नहीं आपने प्राप्त कर रखा है, या आयु से आप बाहर हो गए हैं, आयु से आप ज़्यादा आयु के हो गए हैं, तो इनमें से किसी एक भर्ती में हो सकता है आप योग्य नहीं हो। लेकिन CET पास होने के बाद में आप 12 भर्तियों में आप बैठ सकते हैं, परंतु इनके अलग अलग नियम है, वो आगे बाध्यता हो सकती है दोस्तों। इसलिए आप ये इनके क्या नियम, आयु कितनी है वो ज़रूर आप देख लें। इसके बाद में 7वां बिंदु दे गया है, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि कोई हो के संबंध में शर्तें पूर्ण करता है या करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा मान्यता का पात्र नहीं बनाएगा। यानी ये जो पात्र तो इसको बना देंगे, लेकिन किसी विशेष भर्ती, ये जो 12 भर्ती हैं जो मैंने अभी बताई दोस्तों, इनमें से अगर किसी में आयु वर्ग कम है, जैसे 18 से 25 के बीच में वनपाल हैं, या 18 से 30 के बीच आयु वर्ग के बच्चे ही वनपाल दे सकते हैं, तो वो 18 से 30 वर्ष के बच्चे CET पास ही वनपाल भर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि CET पास तो अपन 45 वर्ष का या 40 वर्ष का भी कर सकता है, लेकिन वो फिर वनपाल भर्ती जब होगी तब उसके आयु वर्ग में भी आना जरूरी है। यानी जैसे वनपाल की भर्ती नियम का आयु वर्ग है दोस्तों, उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि 18 से 25 है मान लो, या 18 से 30 है, और CET पास एक 35 साल का कह देता है कि मैं CET पास हूँ तो मैं वनपाल दूंगा, वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें आयु वर्ग है वो अधिकतम 30 वर्ष है। तो 30 वर्ष से अधिक CET पास वाले वो वनपाल भर्ती में नहीं बैठ सकते। तो ऐसी अगर कोई पात्रता शर्त हैं तो आप वो खुद देख कर ही CET में बैठें दोस्तों। ऐसे ये 7वां नियम कह रहा है। फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन आवेदन आप 2 से भर सकते हो दोस्तों। या तो ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है जो नीचे, ये वेबसाइट है, ये आप इसमें जाओ, या फिर अपनी SSO पे जो सिटीजन SSO पर लिंक करके और लॉगिन करके, और सिटीजन G2CA में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल उपलब्ध होता है, उसमें जाके आप अप्लाई करें। अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर रखा है और KYC कर रखा है तो ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। उसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर जो इसकी संबंधित फ़ीस है 600 रुपये, वो एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में नहीं होता दोस्तों, और KYC करनी होगी। और अगर किसी ने कर रखी है तो भी उसको वापस अपडेट करना होगा दोस्तों, क्योंकि इस बार लाइव फ़ोटो जाएगी और आपके हाथ से लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर जो मोस्ट दे रखा है दोस्तों, मेन चीज़ कि जिसने बटन के उपयोग टैग फोटो में बटन लिया जाएगा,
सर्वप्रथम इसे अंतर्गत टैग फोटो में लिया जाएगा। बटन में लेकर कंप्यूटर पर लगे कैमरे में स्वयं की लाइव फोटो ले सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को टैग फोटो का बटन लगाकर उसे कैमरे के सामने सीधा बैठना होगा और उसको अपनी आंखें हैं वो झपकनी होगी, आंखों की पलकों को झपकना होगा, तो कंप्यूटर स्वतः फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। और लाइव फ़ोटो वह ये जो महत्वपूर्ण है, लाइव फ़ोटो और हस्तलिखित नमूने की एक बार सबमिट व केवाईसी करने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। यानी ये दोनों ज़रूरी है। अगर किसी ने पहले भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसकी भी लाइव फ़ोटो ली जाएगी दोस्तों, और हस्तलिखित नमूने भी लिया जाएगा उसमें, कहने का अर्थ ये। और ये दोनों हैं वो उसको अपलोड करने होंगे। और इसके बारे में विस्तार से मैं दोस्तों आपको, जब मैं आपको ऑनलाइन फार्म भर के बताऊँगा प्रक्रिया अगले वीडियो में मेरे, तो वो उसके बारे में इस विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों सभी है वो ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया है। ये आप ई मित्र से भी भरा सकते हैं, या फिर मैं इससे संबंधित वीडियो बना दूंगा तो आप उसको देख के आप इसमें भर सकते हो। सारे ये 11 बिंदु हैं वो इससे संबंधित हैं। उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु अलग से है यहाँ पर कि उनको उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दे है दोस्तों। इसमें कुल रिक्तियों के 2% दे होगा यहाँ पर आरक्षण उत्कृष्ट खिलाड़ियों। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर दे रखी है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट चैंपियन का नाम भी देखा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में होना चाहिए, ओलंपिक गेम होने चाहिए, एशियन गेम्स होने चाहिए, राष्ट्रमंडल गेम है, विश्व कप है, चैंपियन है, इनमें भाग लिया हुआ होना चाहिए, तभी उसको खिलाड़ी का कोटा मिलेगा दोस्तों। अदरवाइज़ उनको कोटा नहीं मिलेगा। जो ये गेम्स दे रखे हैं 8, उन 8 गेम्स में पार्टिसिपेशन टीम स्पर्धा में भाग लिया होना चाहिए खिलाड़ी। और उसके बाद में एक बार पंजीकरण शुल्क ये है दोस्तों कि भी एक बार आपको जैसे सामान्य वर्ग और क्रिमिलेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है, वो एक टाइम ही लगेंगे। एक टाइम के उसके बाद में आप कितनी बार फार्म भरो आपके रुपये नहीं लगेंगे। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला। और उसके बाद में जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 400 हैं, दिव्यांगजनों के लिए भी 400 हैं, SC/ST के लिए 400 हैं, ये सब दे रखी हैं। इसके अंदर के जो विभाग हैं और पदों के नाम है वो यहाँ पर दे रखे हैं, जो मैंने अपन पहले भी चर्चा की थी कि 12 विभाग हैं दोस्तों। ये 1 से लेके 12, जैसे राजस्थान वन सेवा में है, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में है, राजस्थान सचिवालय में भी अगर जाना चाहते हो आप तो है यहाँ पर, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग में है, या राजस्थान लोक सेवा आयोग में है, या राजस्थान आबकारी सेवा में है, या राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में है, पंचायती राज में है। यानी काफ़ी ये महत्वपूर्ण पद हैं दोस्तों, जो कि आप 12th में के बाद या 12th अध्ययन रहते हैं वो CET दे के पास करके, और जब भी इनकी भर्ती निकले आप इसमें बैठ सकते हो। तो सभी बच्चों को जो 12th में पढ़ रहे हैं और जो कर चुके हैं उनको ये देना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ 12.5% आरक्षित पद हैं उनके लिए आरक्षित है दोस्तों। और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं है, यानी आश्रितों को लाभ नहीं है, ये सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों को ही मिलेगा ये जो है। और वो भी जल थल वायुसेना में सेवा मुक्त हैं उनको, और जिनका चरित्र अच्छा है दोस्तों उनको ये 12.5% लाभ है वो पर यहाँ पर मिलेगा। और ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों की पात्रता व शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो पात्रता यहाँ देखो ये लिख रखा है कि दिनांक 23/2/22 से दिनांक 31/10/22 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हता सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य एग्जाम होनी चाहिए दोस्तों। नोट डाल के लिख रखा है कि CET में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो पद पर भर्ती को शासित करने वाली सुसंगत सेवानियों में यथाविहित हैं। सीनियर सेकेंडरी स्तर की CET में सम्मिलित सेवाओं के लिए मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन प्रक्रिया में विभागीय नियमों के अनुसार उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा का प्रावधान संबंधित पद के लिए अलग अलग से लागू होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में, ये जो महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में, यहाँ पर देखो दोस्तों, अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, वह सम्मिलित हो रहा हो, तो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता है, तो सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो वो पात्र होगा, उसे उपयुक्त
चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र देना होगा। जब भी वो 12th पास कर ले तो उसको 12th पास का प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी यानी ये जो एजेंसी है उसको देना पड़ेगा, जो भी परीक्षा करवा रही है कर्मचारी चयन बोर्ड। तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले यहाँ लिखित और साक्षरता के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षरता में उपस्थित होने से पहले यहाँ लिखित परीक्षा और साक्षरता के माध्यम से चयन किया जाता है। इन मतलब जो भी भर्ती है ये 12 हैं, उनमें जैसे भी ये प्रावधान है उसके अनुसार आप 12th पास करने के बाद में अपना प्रमाण है वो वहाँ पर देना है। समान इसमें देखो यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधित पद हेतु आयोजित मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी। यानी दोस्तों जो 12 भर्तियां जो ऊपर दे रखी है, जो 12 भर्तियों का जिनका जिक्र हुआ था, जिसको जो कि आरपीसी में है या सचिवालय में है पद हैं, उनकी जब भी भर्ती निकलेगी उससे पहले आपको जो ये 12th पास कर लेनी है। तो उससे पहले 12th पास है वो आराम से होगी। जो 12th अध्ययनरत हैं तो उनको सभी को ये फार्म भर देना चाहिए। तो इसलिए जो 12th में दोस्तों अध्ययनरत हैं वो भी ये भर्ती दे सकते हैं, ये बहुत ही उनके लिए सुनहरा मौका है। फिर यहाँ पर राष्ट्रीयता दे रखी है। राष्ट्रीयता तो मोस्टली भारत वाले होते हैं दोस्तों, इंडियन होने चाहिए। और आयु जो संबंधित है वो महत्वपूर्ण है। समान पात्रता परीक्षा 2024 के लिए 1 जनवरी यहाँ जो आयु दे रखी है दोस्तों उसको यहाँ से ध्यान से देखें कि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 से लेके और 40 वर्ष तक के इसमें दे सकते हैं। और वो 1 जनवरी 2025 को निर्धारित माना है दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को इसमें माना है। जो बेस आयु वर्ष है वो माना है। 1 जनवरी 2025 को संबंधित है वो 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाना चाहिए और 40 वर्ष का भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद में यहाँ पर छूट दे रखी है आयु में भर्ती जिस 2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी अगर कोई 3 वर्ष से भर्ती नहीं निकली है, 3 वर्ष पहले वो उसमें पात्र था तो अब भी वो पात्र होगा दोस्तों। फिर नोट डाल के यहाँ पर दे रखा है कि समान पात्रता परीक्षा विज्ञापनों में पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार लागू होंगे। यहाँ पर आयु सीमा में छूट होगी दोस्तों, जो किन को है, जैसे आयु सीमा में छूट सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी सामान्य वर्ग की महिला को 45 वर्ष तक वो ये परीक्षा में बैठ सकती हैं। और उसके बाद में जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आयु वर्ग में अन्य भी छूटें हैं दोस्तों। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुषों के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। यानी जो भी आरक्षण है, आरक्षण वाले चाहिए वो EWS हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, उनको 5 वर्ष की छूट है। वो भी 45 वर्ष तक ये परीक्षा दे सकते हैं आयु तक के। इस सेवा में किसी पद पर स्थायी नियुक्त व्यक्ति अगर आरंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उसे आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वे विभाग में सक्षम आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों। और यदि वे अपनी आरंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार ये आयु संबंधित काफ़ी राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो सब्सटेंटिव हैसियत से कार्य कर रहे हैं को ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेंट अस्थायी नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी। यानी पंचायत समितियों तथा जिला परिषद और राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों निगमों में संबंध में सेवारत व्यक्तियों की अधिकतम आयु भी 40 वर्ष होगी, उनको भी छूट नहीं मिलेगी। इसमें महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत लंबी भर्ती है, प्रक्रिया लंबी है। महत्वपूर्ण है वो अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पंजीकरण शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन की अवधि है ये 2/9/2004 से 1/10/2004 रात्रि 23:59 बजे तक, यानी 12 बजे तक है, वो दे रखी है। 2 तारीख से लेके और 1/10/2024 तक, यानी 1 महीने का समय है अपने पास।
परीक्षा आयोजन कब होगी, तो इन्होंने दे रखा है कि 23/10/2024 से लेके 26/10/2024 के मध्य वो परीक्षा आयोजन होगा। प्रवेश पत्र है वो SSO ID से आप यहाँ पर या ईमेल व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर सूचना इसकी भेज दी जाएगी। प्रवेश पत्र SSO ID से आपके डाउनलोड होंगे। नियुक्ति की अयोग्यताएं क्या है ये भी यहाँ पर बता रखी है कि क्या कौन कौन अयोग्य होंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार इसमें और ऑनलाइन आवेदन किए जाने के लिए विशेष निर्देश हैं वो नीचे दे रखे हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा इससे संबंधित मैं अलग से वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा दोस्तों। कितनी क्या कि इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, तो ये अपना अलग से वीडियो रहेगा क्योंकि एक बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। और ऑनलाइन में संशोधन कब होगा, इसमें संशोधन भी होगा ऑनलाइन, तो ये संशोधन यहाँ पर अलग से दे रखा है कि अगर कोई ऑनलाइन में संशोधन कराना चाहता है तो परीक्षा आयोजन के पश्चात निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर आवेदन में ऑनलाइन संशोधन करा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फ़ोटो हस्ताक्षर उन सूचनाओं को परिवर्तन नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज किया, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय दोस्तों दर्ज की है वो सूचनाएं हैं वो परिवर्तित नहीं होगी। इसलिए जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आप ध्यान से करें, वो इसमें गलती नहीं करें ताकि वो सूचनाएं कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, हमेशा के लिए वही रहेगी जब जब आप कर्मचारी चयन बोर्ड में फार्म भरोगे, क्योंकि एक ही टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है कि क्या सिलेबस है क्या रहेगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, कुल अंक है 300 रहेंगे, समय है वो 3 घंटे रहेंगे और पाठ्यक्रम दे रखा है इसमें क्या क्या होगा। ये सबसे बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी और राजस्थान कला इतिहास सांस्कृतिक परंपरा विरासत होगा, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल होगा इसमें। और उसके बाद में राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था होगी यानी पॉलिटिकल होगी, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक होगी। और दैनिक विज्ञान यानी विज्ञान से संबंधित ये सभी टॉपिक होंगे, 10 तक के 10 तक के होंगे मुख्य तौर से। और तार्किक विवेचना में मानसिक योग्यता यानी तर्क शक्ति होगी। और लैंग्वेज के भी कुछ बेसिक होंगे सामान्य हिंदी के, जैसे संधि है, संधि विच्छेद है, समान पदों का विग्रह है, उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, पर्यायवाची है, विपरीत समानार्थी शब्द है, यानी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सभी दोस्तों इसमें हैं। और जनरल नॉलेज GK है ये यहाँ पर है। कंप्यूटर का ज्ञान भी इसमें दे रखा है, कंप्यूटर का ज्ञान होगा, समसामयिक घटनाएं होगी। तो इस प्रकार ये पाठ्यक्रम भी दोस्तों दे रखा है इसमें। और ये बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है जिसको अधिकृत माना जाएगा। इसमें मैंने बताई है वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अंत बोर्ड की वेबसाइट को ही अधिकृत माना जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर दूरभाष नंबर भी दे रखे हैं दोस्तों, अगर कोई समस्या होती है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इस विज्ञप्ति के बारे में मैंने आपको समझाया दोस्तों। इसमें पाठ्यक्रम है ये, और यहाँ पर आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए भी है। श्रुति लेखन की सुविधा है। ये श्रुति लेखन किस प्रकार का होगा वो अपने ऑनलाइन भरेंगे तो वो प्रपत्र डाउनलोड होगा, उसके अनुसार ही लिखना है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरण यानी वापस लेने की भी प्रक्रिया इसमें दे रखी है कि ऑनलाइन आवेदन वापस ले लें अगर। इस प्रकार मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। और भी चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज करें, मैं आपकी सेवा में अन्य चीज़ें भी प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त।